तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है, जो कि भूगोल का मैंने पिछले 8 वीडियो में आपको सामान्य परिचय के बारे में बताया है, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भारत के द्वीपों के बारे में। मैंने आपको 2 द्वीप के बारे में अच्छे तरीके से समझाया था, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यही मुख्यतः भारत में जो बड़े द्वीप हैं यही हैं, लेकिन और छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि मैं आपको बताता चलता हूं। और फिर इसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। तो एक यहाँ पर हम भारत का मैप, जो द्वीप वाला मैप है, जो हमारा तटीय सीमा है, उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अवस्थितियाँ ध्यान में रहेंगी तो आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है। ये रहा तटीय सीमा, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है इसका? पंबन। इसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर एक शहर पड़ेगा, ठीक है। पंबन द्वीप पर क्या पड़ेगा? एक शहर पड़ेगा। इस पर एक शहर पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है? तो वो शहर है रामेश्वरम, ठीक है। ये कौन सा शहर है? तो एक रामेश्वरम शहर है। यह वही रामेश्वरम शहर है जहाँ पर हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जिनको हमेशा भारत याद करेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत उनको याद करेगा, महान साइंटिस्ट जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल है, ठीक है साथियों। एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस लोकेशन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यह खाड़ी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो मन्नार की खाड़ी है, ये एशिया और भारत का सबसे पहला समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित क्या है? क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता दिए इस मन्नार के खाड़ी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पड़ता है, ठीक है। इसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका, ये क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती, ठीक है। पूर्व का मोती कहा जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्या है, ठीक है। देखिए, पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का मात्र 2.4% है। यानी कि उसको हम लोग याद रखने के लिए कह देते हैं कि पूरे विश्व का भारत मात्र 2-4% है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग 32.87 वर्ग किलोमीटर भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर लिख लेते हैं। देखिए ये तो हमारा भारत का क्या रहा, क्षेत्रफल रहा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो विश्व के संदर्भ में, ठीक है, विश्व के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। विश्व के संदर्भ में अगर पूछते तो विश्व के संदर्भ में मात्र 2.4% है। ठीक है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है विश्व के संदर्भ में 2.4% है। अब आपको पूछें कि एशिया के संदर्भ में भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए तो कभी पूछ सकता है कि एशिया के संदर्भ में क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, तो 12.5%। ठीक है, एशिया के संदर्भ में क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, तो 12.5% होगा। देखिए अब एशिया की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो पूरे एशिया का जनसंख्या कितना है। ठीक है, तो पूरे एशिया का जनसंख्या है 4600 करोड़। ठीक है, कितना है, 4600 करोड़। तो एशिया की जनसंख्या को भी हम लोग देखते हैं, एशिया के जनसंख्या। ठीक है, एशिया के जनसंख्या की बात करें तो टोटल कितना जनसंख्या है, तो 4600 करोड़। ठीक है, 4600 करोड़ पूरा एशिया की जनसंख्या है। हमारा भारत का जनसंख्या कितना है, हमारा भारत का टोटल जनसंख्या कितना है साथियों, तो भारत का टोटल जनसंख्या है 140 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं। ठीक है, भारत का जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या कितना है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, जो कि एशिया के संदर्भ में भारत की जनसंख्या जो होगी वो कितने परसेंट होगी, तो वो आपका लगभग 23% के करीब होगी। ठीक है, लगभग 23% के करीब होगी। अब हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व के संदर्भ में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है। ये तो 23% आपका एशिया के संदर्भ में हो गया। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत पूरे विश्व के संदर्भ में, ठीक है, विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपका 17.7%। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको बनेगा या फिर आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी जाग सकती है कि पूरे विश्व का कितना जनसंख्या है। तो देख लेते हैं वो भी कि विश्व की जनसंख्या टोटल कितनी है। तो देखिए विश्व की जो जनसंख्या है टोटल अभी, ठीक है, अभी जो विश्व की जनसंख्या है टोटल लगभग 8.2 अरब है। ठीक है, 8.2 बिलियन कहें चाहे अरब कहें, ठीक है, लगभग 2.8 अरब। उसमें हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 140 करोड़। ठीक है, और विश्व के संदर्भ में भारत की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 17.5%। अगर हम लोग इस रिपोर्ट की माने तो अगले आने वाले जो साल होंगे उसमें और जनसंख्या बढ़ने के आसार हैं। ठीक है, 2037 तक ये जनसंख्या जो 8.2 अरब है वो बढ़कर 9 अरब हो जाएगी। और भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो देश है वो भारत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी 2080 तक नया रिकॉर्ड बता रहे हैं। जिस स्पीड से जो जनसंख्या बढ़ रही है 2080 तक ये जनसंख्या क्या होगी, लगभग 10 से 12 अरब तक
पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2080 के बाद जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगी, धड़ाम से नीचे आएगी। क्यों आएगी, देखिए मान लीजिए कि जनसंख्या तो बढ़ रही है और ज़मीन क्या हो रहा है, ज़मीन उतना ही है। ठीक है, ज़मीन क्या है, ज़मीन तो एक मतलब उतना ही है। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। जब घनत्व ज़्यादा होगा तो बहुत सारी बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीज़ें समस्या आएंगी। ठीक है, और उस समस्या को निजात करने के लिए क्या होगा कि जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस जनसंख्या को खुद ब खुद क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। आपको पता होगा कि कभी भी ये जो नेचर हमारा है ना, वो नेचर कभी अपने आप पर लोड नहीं सहता है। ठीक है, थोड़ा सा भी लोड हुआ, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आपको क्या लगता है कि जो नेचर है वो बैलेंस नहीं करता है? देखिए पिछले कुछ सालों में हम लोग देखें तो बहुत सारी नई नई बीमारियां उत्पन्न हुई। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना को ले लेते हैं। कोरोना जो बीमारी थी वो क्यों आया था? कोरोना बीमारी थी वो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये जो इतनी सारी जनसंख्या थी उसको बैलेंस करने के लिए आया था। ठीक है, हर एक कुछ सालों पर जब ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ जाएंगी, तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी। तो ऐसे हम लोग को चाहिए कि इस चीज़ को मेंटेन करके रखें और नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ठीक है, अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर हमारे साथ जब खिलवाड़ करेगा ना तो क्या होता है कि हमें दुख होता है। ठीक है, हमें दुख होता है कि मैंने क्या बिगाड़ा था। ठीक है, हमारा क्या गया था। ठीक है, देखिए ये जो पृथ्वी है ये मात्र उतना ही है कि जितना लोग यहाँ पर स्टे कर पाएँ। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा होगा वैसे ही धरती क्या करेगी, विनाश की ओर ले जाएगी। तो आपको मैंने इस रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि 2080 आते आते क्या होगा कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग मरने लगेंगे। नेचर खुद ब खुद क्या करेगा, जनसंख्या को बैलेंस करेगा और जनसंख्या वहाँ से धीरे 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 करके पीछे की ओर घसकेगी। तो अभी हमारे उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, हमारे उम्र के जो बच्चे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि 2080 तक हमें जीना थोड़ी है। ठीक है, अरे भाई तुमको नहीं जीना है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा आने वाला पीढ़ी जो है वो क्या करेगा, वो बहुत तकलीफ में रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर तुम 2080 तक जी गए, ठीक है, तब तुम्हारा जो गति होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए बात यह है कि हमें जीना हो चाहे नहीं जीना हो, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या दे कर गए हैं, इस बात को चिंता करना है। प्रकृति कभी भी न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर चलती है। जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, कहीं पूर्व जन्म के कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पूर्व जन्म वाली कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। एट ए टाइम तुमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसी जन्म में मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस हैं उनको बचा कर रखना है और भौतिकवाद के पीछे नहीं भागें। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि इतने लोग जो विलासिता में विलुप्त हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, नेचर जब खिलवाड़ करना चालू करता है ना मेरे दोस्त, तब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो कहता है लोग कि ये क्या हो गया, दुनिया ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए, अभी हाल ही का रिपोर्ट है यहाँ भोजपुर ज़िले में जो जमनिया गांव का रिपोर्ट है, वो आपका बाढ़ से पूरा गांव ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पंजाब में बहुत बाढ़ आया हुआ, भयंकर वाला बाढ़ आया हुआ है। उत्तराखंड में बादल फटा, हालांकि वहाँ पर हमेशा भूस्खलन और बादल फटता ही रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, थोड़ा सोचते हैं आप लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें
जो हो रही हैं, ये नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ज़मीन पर इतना लोड हो गया है ना कि ज़मीन के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो नेचर क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अभी नेचर के खिलाफ, ठीक है, नेचर के विपरीत अमेरिका, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इतना हाई, तब भी जो कैलिफोर्निया में आग लगी थी उसको वो रोकने में असफल दिख रहा था, मजबूर दिख रहा था नेचर के आगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। पूरे दुनिया की जनसंख्या आने वाले दिन में ये जो भारत है ये 1 नंबर पर रहेगा और लगभग पूरे विश्व का 21% से 22% अकेला कवर करेगा जनसंख्या में, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, रिपोर्ट तो यही बता रहे हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कितना है, ठीक है। तो ये आपका है 7वां स्थान, ठीक है। कितना स्थान है, 7वां स्थान है। साथियों, आप इसको याद रखने के लिए एक पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही याद रखना है कि रुक, चीन, अब, आया, भारत, ठीक है। ये कह रहा है, कोई बच्चा है वो कह रहा है कि रुक, चीन, अब, आया, भारत। आपको पता है कि चीन के बीच में हमारी हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर विवाद रहता ही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक पैटर्न याद रखेंगे, ठीक है, पैटर्न याद रखेंगे। देखिए 1 नंबर आपका आता है रूस, कौन सा आएगा, तो ये आपका रूस आएगा, ठीक है। दूसरा पर आएगा कनाडा, ठीक है, कनाडा। तीसरा पर आएगा आपका चीन, चीन आपको याद ही रहेगा, ठीक है। अब आपका आएगा अ से अमेरिका। उसके बाद आपका आएगा ब्राज़ील। उसके बाद आपका आएगा आया से आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। आया से आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और भारत आपको है ही, ठीक है। तो यहाँ पर भारत, रुक, चीन, अब, आया, भारत। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश है वो कौन सा है, रूस है। फिर इसके बाद कनाडा है, फिर इसके बाद चीन है। 2 नंबर पर कनाडा आएगा, 3 नंबर पर चीन आएगा, 4 नंबर पर अमेरिका आएगा, 5 नंबर पर ब्राज़ील आएगा, 6 नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा और 7 नंबर पर भारत आएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भारत विश्व के संदर्भ में कितने स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, तो वो आपका आता है 7 नंबर पर। देखिए अब भारत के राज्यों के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। कितने राज्य हैं, कैसे कैसे राज्य हुए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। तो एक दृष्टि में हम लोग क्या करेंगे, भारत के राज्यों को समझेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्त को रिकमेंड जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर पूरे सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ाऊँगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टि से, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा कर ऐसे ही बोर्ड पर बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप हमारी चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। भारत के राज्य, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत के राज्य। इसको एक दृष्टि में समझेंगे, क्या करेंगे, एक दृष्टि में। इस पर दृष्टि डालते हैं, इसका हम लोग एक दृष्टि में क्या करेंगे, समझेंगे,
ठीक है, दृष्टि इधर से होगा, एक दृष्टि में। आइए, आपको पता है कि भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, लेकिन अभी 28 हुए हैं। 2019 तक कितने थे? तो 29 थे, ठीक है। उससे पहले 28 थे, फिर 29 हुए, फिर 28 हो गए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 29 राज्य और 7 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। 29 राज्य कैसे हुए, 28 राज्य, इसके बारे में देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 का ये रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर 2 यूटी को क्या किया गया, 2 यूटी को अलग अलग कर दिया गया। एक था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लद्दाख, ठीक है, दूसरा लद्दाख हो गया। और एक था आपका दमन और दीव, ठीक है, एक ही में था पहले, ठीक है, दमन और दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली। इसको क्या कर दिया गया, इसको भी डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2 राज्य मिलकर एक हो गए, इसलिए अभी के जो रिपोर्ट के अनुसार हमारा राज्य है, ठीक है, वो कितना है, वो है 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आठ केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग समझेंगे जो भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इतना। अगला टॉपिक क्या है, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन। साथियों, राज्यों का पुनर्गठन हम जब पढ़ेंगे तो इसके थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेते थे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त धर्म के आधार पर देश की बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत में एक मांग उठी कि राज्यों का जो गठन हो ना वो भाषा के आधार पर हो, ठीक है, वो क्या है, भाषा के आधार पर हो। तो सबसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य गठित होने वाला है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसके पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे तो एक वहाँ के व्यक्ति हैं, उनका नाम है पोट्टू श्रीरामल्लू, ठीक है, उनका नाम है पोट्टू श्रीरामल्लू, ठीक है। आंध्र प्रदेश के एक आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ, ठीक है, गठन जो होता है वो सबसे पहला भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर, ठीक है। ये है पहला। देखिए, उस व्यक्ति के क्या नाम था, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था पोट्टू श्रीरामल्लू, नाम था पोट्टू श्रीरामल्लू। ये जो पोट्टू श्रीरामल्लू थे ये चाहते थे कि संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। पोट्टू श्रीरामल्लू पूरे 58 दिन का क्या करते हैं, 58 दिन का अनशन रखते हैं और 58 दिन बाद, ठीक है, 58 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये अनशन करते करते क्या होते हैं, मर जाते हैं,
ठीक है। तो 58 दिन बाद लगभग डेट होता है आपका दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 का इनका देहांत हो जाता है। और इनके मृत्यु के बाद जो होता है वो बहुत आंदोलन तेज हो जाती है। और आंदोलन जब तेज होती है तो एक आयोग बनाया गया, ठीक है। उस आयोग का नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग का नाम होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य हैं, ठीक है। पहला सदस्य है फजल अली, फजल अली जो कि अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इस अध्यक्ष होते हैं। और 2 सदस्य होते हैं, 2 और 3 ये जो हैं ये सदस्य हैं। ये क्या हैं? ये सदस्य हैं। क्या नाम होता है? के एम पन्नीकर, नाम होता है के एम पन्नीकर। और दूसरा नाम है एच एन कुंजरू, ठीक है। एच.एन. कुंजरू। फजल अली जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सदस्य होते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के। इस गठन को जो ये आयोग है, ठीक है, इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इस आयोग को क्या कहते हैं? फजल अली आयोग, ठीक है। इनके नाम से ही है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्यों कहते हैं? देखिए, फजल अली आयोग या फिर कहें राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो फजल अली होते हैं। और उनके 2 सदस्य होते हैं। वो दोनों सदस्य का नाम है, ठीक है, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पन्नीकर होते हैं। इन लोगों ने इस आयोग के तहत पूरे देश में भ्रमण किया और लगभग 2 साल भ्रमण किए हैं। 2 साल भ्रमण करने के बाद अलग अलग संगठनों से, अलग अलग लोगों से बात किया कि क्या भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। ये सब करने के बाद अपने अंतिम निर्णय पर ये पहुंचते हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, राज्यों का जो गठन होगा वो किस आधार पर होगा? तो वो आपका भाषा और संस्कृति के आधार पर होगा। तो राज्यों का पहला पुनर्गठन जो हुआ वो आपका आंध्र प्रदेश हुई। और आंध्र प्रदेश के बाद सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो अध्यक्ष हैं, ये जो सदस्य हैं, ये क्या किए? देखिए यहाँ पर लिखते हैं 30 सितंबर 1955 को, यानी 2 साल बाद क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। रिपोर्ट सौंपा, ठीक है। रिपोर्ट सौंपे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 1955 में जब रिपोर्ट सौंपा गया तो संसद में क्या हुआ? संसद में इस बात को लेकर बहस हुई कि जो राज्य होंगे वो संस्कृति और भाषा के आधार पर होंगे। तो संसद में बहस हुआ और अंततः 1 नवंबर 1956 को इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, ठीक है। इसको लागू कर दिया गया। तो साथियों, हम लोग यहाँ पर समझे कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और सबसे पहला जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है
वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इस आंदोलन में कौन नेता आगे थे? तो वो श्री रामुलु थे। अब आते हैं, जब बहुत सारे राज्य को गठित किया जा रहा था तो मुंबई प्रेसिडेंसी से किसको अलग किया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य अलग हुए। ठीक है, और वो राज्य हैं, सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, सबसे पहला राज्य है मुंबई नहीं, बम्बई। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य अलग होते हैं। एक का नाम है महाराष्ट्र और दूसरा का नाम है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ये कब अलग हुए थे? तो 1960 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 1960 में ये अलग हुए थे। फिर उसके बाद गोवा को क्या किया गया? गोवा को राज्य बनाया गया। गोवा को राज्य बनाया गया 1987 में। फिर उसके बाद 2000 में 3 राज्य अलग हुए। कौन कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तराखंड, यहाँ पर लिखते हैं उत्तराखंड, और तीसरा था झारखंड। साथियों, ये जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था? तो डेट याद रखेंगे, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो अलग हुआ वो यूपी से अलग हुआ था, तो ये आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये आपका बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, फिर उसके बाद 2014 में एक राज्य अलग हुआ और वो आंध्रा से अलग होता है। ठीक है, वो आंध्रा से अलग होता है जिसका नाम है तेलंगाना। और ये कितने तारीख को अलग हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2014 क्या होता है, इतने सारे राज्य जो हुए वो अलग होते हैं। ठीक है, अब आइए साथियों, उसके बाद हम लोग राज्यों का पुनर्गठन जब हम यहाँ पर देख लेते हैं तो पूरे राज्य जो मिला लेंगे ना, जब पूरे राज्य हम मिलाएंगे तो आपको 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर निकल जाएंगे। देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता ही है, और जो अभी तक के हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जब देखते हैं तो स्थलीय सीमा पर कितने राज्य हैं, थोड़ा बताइएगा कमेंट में। स्थलीय सीमा पर राज्य हैं, राज्य कितने हैं? तो आपको मैंने बताया था कि 16 राज्य हैं स्थलीय सीमा पर। तटीय सीमा पर जो राज्य हैं, तटीय सीमा पर जो राज्य हैं वो कितने हैं? तो वो 9 राज्य हैं। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन साथियों मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों पर हैं। वो कौन कौन से थे? तो एक गुजरात था और दूसरा पश्चिम बंगाल था। तो 2 इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 राज्य आपका स्थलीय सीमा और तटीय सीमा मिलाकर 23 राज्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद 5 राज्य आपको होंगे जो कि भू आबद्ध होंगे। ठीक है, ना स्थलीय सीमा पर है और ना तटीय सीमा पर हैं। तो पहला है आपका एमपी।
कौन सा है? पहला एमपी है, दूसरा आपका कौन सा है? तो दूसरा आपका है हरियाणा, दूसरा आपका है हरियाणा भी देखिएगा, हरियाणा जो है हरियाणा वो आपका भू आबद्ध है। फिर उसके बाद आपका है झारखंड, कौन सा है? झारखंड। फिर उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और एक और राज्य बच गया, ठीक है। और एक और राज्य आपका है जो नया राज्य बना है वो है तेलंगाना, ठीक है। क्या है? तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना है। तो साथियों ये आपका 23 राज्य, 24, 25, 26, 27 और 28 मैंने आपको ये सारे राज्यों के बारे में बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं गठन के ऊपर, तो हम ध्यान अपना डालते हैं कि जो सिक्किम राज्य है वो कैसे आया, ठीक है। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो जब सिक्किम की हम जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं सिक्किम, ठीक है। क्या है? ये सिक्किम है। सिक्किम में चोगपाल वंश, ठीक है ना, चोगपाल वंश या फिर चोग्याल वंश, ठीक है, चोग्याल वंश का शासन था, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। ये लोग क्या किया कि ये लोग स्वतंत्र रहना पसंद किया, ठीक है। बोला कि हम क्या करेंगे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, ना भारत में रहेंगे, ना तिब्बत में रहेंगे, ना भूटान में रहेंगे, ना नेपाल में रहेंगे, लेकिन है सबके बीच में ये, ठीक है सबके बीच में। तो यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर क्या था? राजतंत्र। इसको बाद में भारत में कैसे मिलाया गया इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर राजतंत्र था और जो यहाँ के जो चोग्याल वंश के शासक थे इन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, अलग रहेंगे, हम अपने राजतंत्र के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिक्किम, यही ना सिक्किम है, ये क्या है? सिक्किम। तो ये देखिएगा ये है भूटान, ये है ये पूरा, ये आपका नेपाल, और ये आपका यहाँ पर था तिब्बत, ठीक है। तिब्बत पहले चीन में नहीं था, चीन ने तो 62 में ना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता था? तिब्बत आक्रमण करता था, यहाँ से ये भूटान आक्रमण करता था, और यहाँ से ये नेपाल आक्रमण करता था। और यहाँ का जो राजा था, ठीक है, यहाँ का राजा था, उसको परेशान कर दो। अब भाई तुम अकेले रहोगे तो परेशान तो हो गए ही, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि कभी भी आप अगर आपके पास जनमत नहीं है तो लोग तुमको परेशान करेंगे ही, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम को कहा गया कि आप भारत में मिल जाइए, लेकिन ये मिला नहीं, ठीक है। भूटान में मिल जाइए, नहीं मिला, नेपाल में मिल जाइए, नहीं मिला, तो ये लोग आक्रमण किए। लेकिन ब्रिटिश शासन में ये भारत के अधीन ही था, ठीक है, ये भारत के अधीन थे। और 1947 में यह संधि हुआ कि इसके जो बाहरी आक्रमण होंगे ना, बाहरी चीज़ें होंगी, वो भारत देखेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के जनता जो थे परेशान हो गए थे। जब परेशान हो गए तो यहाँ के लोग पूरे सपोर्ट में थे कि भारत में क्या किया जाए, मिल जाया जाए। लेकिन यहाँ का जो राजा था वो चाहता था कि तिब्बत के साथ मिला जाए, ठीक है, चीन में जो तिब्बत थी उसके साथ मिला जाए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह कहने का मतलब यह है कि वोटिंग हुआ, ठीक है, वोटिंग हुआ कि तुम्हें तिब्बत में मिलना है या फिर भारत में मिलना है। तो 97% जनता जो है वो किसको चुनी? इंडिया को चुनती है, ठीक है। और ये जनमत कब हुआ था? ये जनमत हुआ था 1974 में। 1974 के जनमत में इंडिया को ये सिक्किम की जनता चुनती है और भारत में 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत का
स्वराज्य का दर्जा दिया। स्वराज्य कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, कि पूरी तरह से राज्य नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरीके से राज्य नहीं रहेगा, स्वराज्य रहेगा, लेकिन भारत के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। वही 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, ये भी 1975 में ही हुआ था। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई, ठीक है। ये क्या क्या दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो समझ गए सिक्किम का कैसे विलय हुआ था भारत में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए, भारत या फिर किसी भी राज्य को 3 ही तरीका है जिससे विलय करवाया जा सकता है। एक तरीका आपका होता है जीत कर, और दूसरा तरीका होता है कब्जा करके, और तीसरा तरीका होता है संधि करके, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश। भारत का अर्जित क्षेत्र, ये आपका अर्जित क्षेत्र। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीका होता है किसी भी राज्य को या फिर क्षेत्र को विलय करने का। एक होता है विजय करके, ठीक है, विजय से, ठीक है, विजय से या फिर जीत कर, ठीक है। दूसरा होता है संधि करके, क्या होता है, संधि करके, और तीसरा होता है कब्जा करके, ठीक है। विजय से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक यहाँ पर जगह था, ठीक है, जो कि पुर्तगालियों का अधीन था, वो था गोवा, ठीक है। गोवा किसके अधीन था, तो गोवा अधीन था आपका पुर्तगालियों के। इसको 1961 में क्या किया गया, विजय किया गया, ठीक है, जिसको जीता गया। देखिए यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की गई, क्या किया गया, सैनिक कार्रवाई की गई, और उसका नाम भी क्या था, ऑपरेशन विजय। इसको किस ऑपरेशन के तहत जीता गया था, ऑपरेशन विजय के तहत। और कब, 1961 में। ये पुर्तगाली जो थे ना, वो भारत में आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे बाद में थे। लतखोर था लोग, ठीक है, लतखोर था लोग। आया तो देश आज़ाद हो गया हमारा भारत, तो अरे तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर, देश आज़ाद हो गया, सब कोई चल गया, फ्रांसीसी सब अपना यहाँ पर दे लेकर क्या किए, चले गए, ठीक है। लेकिन ये जो था, ये लतखोर तो कर रहे थे ना ना, हम एक जगह तो गोवा रखबे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की गई, और सैनिक कार्रवाई करके इसको जीता गया, और इस सबको मार के भगाया गया, ठीक है। इस सबको क्या किया गया, मार के भगाया गया। और आपको अभी बताए हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 में। तो समझ गए जीत कर कैसे अर्जित किया जाता है। अब बताएं सैनिक संधि से। देखिए एक जगह था चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर, ये कहाँ पड़ता था, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता था, और ये फ्रांसीसियों का अधीन था। ये क्या था, ये फ्रांसीसियों का अधीन था। फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपना जगह को संरक्षित किया था, जगह को ले लिया था, ठीक है। जब फ्रांसीसी यहाँ पर आए थे, लेकिन ये छोड़े नहीं थे, ठीक है। ये लोग अपना वहीं पर एक बस्ती बना लिए थे, चंद्रनगर। और आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है कि 3 और जगह थे जो कि फ्रांसीसियों का अधीन था। वो कौन कौन सा था, एक माहे, ठीक है, कराईकल, और एक माहे कराईकल, और एक था आपका यनम, ठीक है, यनम। ये आपका केरल में, ये आपका पड़ता था तमिलनाडु में, और ये आपका पड़ता था आंध्रा में, ठीक है।
ये आपका पड़ता था आंध्र में और ये आपका चंद्रनगर में। ये सारे जो क्षेत्र थे ये किसके अधिकार क्षेत्र में थे? तो ये अधिकार क्षेत्र में थे, फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में थे। इसको क्या किया गया कि इसको भी इनसे संधि करवाया गया और यहाँ भी वोटिंग ही करवाई गई। ठीक है, वोटिंग करवाई गई। जनमत के हिसाब से कहा गया कि ये जो क्षेत्र होंगे, जो वहाँ के जो फ्रांसीसी थे, उन लोगों ने कहा कि ये भी क्या कर दिया जाए, भारत को दे दिया जाए। ठीक है, इसको भी क्या किया जाए, भारत को दे दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं कब्जा पर। कब्जा पर आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक अनुसंधान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनुसंधान है। तो अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान है। ठीक है, तो भारत का अनुसंधान, कब्जा नहीं कहेंगे, ठीक है, अनुसंधान है यहाँ पर, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं आदमी उदमी। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनुसंधान बनाया गया भारत का, जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र है, भारत का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि देखिए, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाले राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा कौन सा राज्य करता है? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है यूपी। 8 राज्य से एक यूटी से यानी दिल्ली से सीमा साझा करेगा, एक यूटी से और एक देश से सीमा साझा करता है। ठीक है, यूपी में एक जगह है सोनभद्र, जो कि यूपी का जिला है। ठीक है, यहाँ पर यूपी का हम थोड़ा सा एक वर्बली मैप बना लेते हैं। ठीक है, यूपी का एक मैप बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये वाला लोकेशन, ये हमारा है सोनभद्र जिला। कौन सा जिला है? तो सोनभद्र जिला। देखिए, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा राज्य हैं? एमपी के बाद आपका एमपी से कटा हुआ एक राज्य है छत्तीसगढ़, यहाँ पर बिहार और यहाँ पर झारखंड। यहाँ पर झारखंड से सीमा साझा करेगा। देखिए, सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। यूपी जो है 8 राज्य से सीमा साझा करेगा, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करेगा और एक देश से सीमा साझा करेगा। ठीक है, ये लोकेशन से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत सारे एग्जाम में आपको ये पूछेगा, सोनभद्र जिला, ये भी पूछेगा कि वो कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर जब चलते हैं, दूसरे नंबर पर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक राज्य है, ठीक है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो उस राज्य का हम लोग थोड़ा सा एक वर्बली क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे मैप बना लेते हैं। ये एक राज्य है, ये जो राज्य है ये 7 सिस्टर है। देखिए, ये दूसरे नंबर पर है, दूसरे स्थान पर सबसे अधिक सीमा साझा करने वाली राज्य जो है वो 7
सिस्टर के अंतर्गत कौन है? 7 सिस्टर के अंतर्गत असम है। ठीक है, वो असम वो राज्य है जो कि सबसे सीमा साझा करता है। यहाँ पर असम है, यहाँ पर क्या है? असम। ये हमारा असम की लोकेशन को देख सकते हैं। यहाँ से एक राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो ये कौन सा है? नागालैंड, मणिपुर और ये आपका मिजोरम। ये कौन सा? तो यह है मिजोरम। पड़ेगा त्रिपुरा। ये जो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये लोकेशन जो है ये हमारा है मेघालय। ठीक है, ये क्या है? ये मेघालय है। ठीक है, ये हमारा चिकन नेक पड़ता है, आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ये जो है ये चिकन नेक पड़ता है। ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये वाला जो साइड देख पा रहे होंगे, ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये साथियों पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 सिस्टर हैं, इनको कैसे याद रखते हैं। ठीक है, लाइट कट गया, हालांकि आपको फिर भी दिखेगा। इसको याद रखने का एक पैटर्न है। पूरे 7 सिस्टर को कैसे याद रखते हैं? एक बच्चा है जो कि कहीं गया है और पैसे नहीं है उसके पास, तो वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी ATM आना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ATM आना, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, मम्मी। ठीक है, मम्मी लिखेंगे। A से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, T से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ये पुराना पैटर्न है, बहुत लोग को पता भी होगा। ठीक है, मम्मी, म से मणिपुर, म से मणिपुर, आ से आसाम, ना से नागालैंड, यहाँ पर म से मेघालय लिख देते हैं। ठीक है, एक म से मेघालय हो जाएगा और मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिजोरम में कौन सी जनजाति है और कौन सा वहाँ पर पहाड़ी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज हमारा भारत का जो सामान्य परिचय था वो समाप्त हो गया। लगभग 9 क्लास लगे समाप्त करने में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा साथियों। ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। और मैंने आपको यहाँ पर लगभग जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य परिचय से प्रश्न आएंगे, वो सारे प्रश्न मैंने आपको थ्योरी के रूप में करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ से आपको, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा। ठीक है, सब चीज़ मैंने यहाँ पर आपको कवर करवाया है। BPSC का अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा तो इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो मैं BPSC का लगभग 80 से 90% BPSC का भी यहाँ पर कवर कराऊंगा। बिहार पुलिस, ये सब जो डिफेंस लेवल के एग्ज़ाम है ना, ये सारे एग्जाम में तो इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे कि एक प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, चलते हैं हम लोग और मिलते हैं अगले वीडियो में। और उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, ठीक है, हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे कैसे भारत का जो प्रदेश है वो सारे निर्माण हुए। ठीक है, मैदान के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग अपने दोस्तों को, साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है हम लोग का, अच्छे तरीके से थ्योरी बताई जा रही है। और जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होता है तो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे।
मैं आपको यहाँ पर जीके जीएस के सारे जितने पोर्शन हैं मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।